हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में व्हाट आर द टॉपिक दैट वी नीड टू कवर, क्या क्या चीज़ें हैं कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम के बेसिस पे आपको बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही थी, किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, किस तरीके से रिफॉर्म आ रहे थे। जिसमें से वेरी फर्स्ट चैप्टर और द वेरी फर्स्ट टॉपिक है कि इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। देखिए, हमें ये देखना है कि 1947 के टाइम पे, और वी कैन से 47, 48, मतलब टिल 50 वाले टाइम तक, क्योंकि तब हम चीज़ों को समझ रहे थे, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे रखनी है वो डिसाइड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग जो उस समय पे हो रही थी। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर यहाँ से गए अपने इतने लंबे, मतलब अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर 1600 में इंडिया आए थे, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेड करने आते ही उन्होंने आपको पॉलिटिकली कैप्चर नहीं किया था। धीरे धीरे इकोनॉमी को एक्सपेंड करके, ट्रेड को एक्सपेंड करके उन्होंने अपनी पॉलिटी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड किया था। बट ये एक बहुत लंबा टाइम था टू बी इन अ कंट्री, टू लाइक कंट्रोल अ कंट्री और किसी को अपनी कॉलोनी बना के रखने के लिए। तो 1947 में जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। हर स्पेयर में उनके रूल्स, उनकी पॉलिसी चल रही थी। तो अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें देखना है कि इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो पहले हम मेजर पॉइंट देखते हैं, फिर हमें इस चैप्टर में टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या थी, आपके एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी, वो तो हम फीचर्स में पढ़ लेंगे, बट जो थी वो क्यों थी, राइट। आपका यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की आप बात करते हो कि इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट हम इंडिया में ज़्यादा प्रेवेलेंट था, तो वो हैंडीक्राफ्ट क्यों डिके हो गया था ब्रिटिशर की वजह से, वो हम देखेंगे। फॉरेन ट्रेड आप किस तरीके से करते थे वो हमें देखना है, राइट। किस चीज़ का करते थे और फॉरेन ट्रेड किस तरीके से करते थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपके यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में कौन कौन लोग इंगेज थे। तो दीज आर द टॉपिक दैट वी नीड टू कवर्ड इन दिस चैप्टर। ये मतलब अभी यहाँ पे भी हमें करने हैं। अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे 1950 से 1990 तक इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ पे भी हम यही सेक्टर पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में चेंज आए, रिफॉर्म आए, किस तरीके से इंडस्ट्री में चेंज और रिफॉर्म आए, पॉलिसीज़ नई नई आई। यही सब टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस समय पे आपके यहाँ पे सिचुएशन क्या थी इकोनॉमी की, जब ब्रिटिशर हमें आज़ाद करके गए। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो रुकी हुई है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब जितना आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, जितनी डेवलपमेंट है वही वहीं पे रुक गई है, अब आगे कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। तो एक तो आपकी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी। दूसरी आपकी इकोनॉमी उस समय पे एग्रेरियन थी। मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी। इंडस्ट्री तो थी ही नहीं ना इंडिया में। अगर हम देखें तो जो लगाई थी वो ब्रिटिशर ने लगाई थी, वो भी वो कंट्रोल करते थे। हमारे यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल लेते थे और प्रोडक्शन तो अपने यहाँ पे करते थे, राइट। तो ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी उससे इंडिया की जो खुद की मेजर इंडस्ट्री थी, दैट वाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्यों हो गई थी वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम फीचर्स देख रहे हैं, राइट। और मॉडर्न इंडस्ट्री की भी ग्रोथ इंडिया में नहीं हो रही थी। ब्रिटिश अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते थे, वो कंट्रोल करते थे चीज़ों को, और वो ट्रेड को कंट्रोल करते थे कि क्या एक्सपोर्ट और क्या इम्पोर्ट होना है, राइट। दैट ऑल्सो वी विल सी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ये सब कंसेप्ट हम लोग अभी देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर इस समय पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे थे क्या, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर ने हमें क्या बना रखा था, कॉलोनी बना रखा था, राइट। तो ब्रिटेन इंडिया को सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा था। वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता था, अपनी कंट्री में फिनिश्ड गुड बनाता था। इसी से रिलेटेड आगे देयर इज़ अ थ्योरी ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ जो दादा भाई नौरोजी ने दी है, वो भी मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। हमें पता है ब्रिटिशर ने हमें एक्सप्लॉइट, तो चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, राइट, हर जगह करा है। जब आपकी कंट्री में रहे हैं इतने साल, आपके रिसोर्सेज को यूज़ करे हैं, चाहे वो आपके यहाँ के इंसान हो, चाहे वो आपके यहाँ की लैंड हो, एरिया हो, पॉलिसीज़ हो, तो यहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हमें इकोनॉमी में भी देखने को मिला, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल क्या बना के रखा हुआ था, उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके बाहर ले जाते थे और वहाँ से फिर अपने यहाँ पे फिनिश्ड गुड बना के इंडिया की मार्केट में ही उनको महंगे रेट्स में बेचते थे, राइट, इंडिया एंड अदर मार्केट में भी। फिर एक और पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में उस समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर
उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़िज़िकल भी आता है, सोशल भी आता है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपकी रेलवेज़ हो गई, पोर्ट्स हो गई, कम्युनिकेशन चैनल हो गए, ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना, तो वो चीज़ भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। हालांकि उन लोगों ने रेलवेज़ वगैरह बना दी थी 1853 वगैरह में ही ब्रिटिशर ने, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का था। उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए ईज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बनाई थी, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ें क्रिएट करी थी ताकि उनका ट्रेड, उनकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए, आसान हो जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ पे क्या था, अंडर डेवलप था उस जगह पे, उस टाइम पे। उसके अलावा भैया बहुत ज़्यादा गरीबी थी। देख रहे हो ना गरीबी क्यों है, क्योंकि आपको एज अ लेबरर काम करवा रहे हैं। आपके यहाँ इंडस्ट्री थी जो हैंडीक्राफ्ट, वो भी अब इनकी वजह से नहीं वर्क कर रही थी, तो आपके पास काम ही नहीं है, आपके पास काम ही नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो था ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज थी, बट उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं था, बिकॉज एग्रीकल्चर का तो सक्सेसफुल ना होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, आप कह रहे हो कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, तो एग्रीकल्चर से आप अर्न कर लेते। बट ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो ऑर्गेनाइज नहीं है, दूसरी चीज़ रेनफॉल पे डिपेंड करता है। रेनफॉल नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाती है ना इसमें, प्रोडक्शन में। उतने ज़्यादा हमारे पास एडवांस मोड्स ऑफ आज की डेट में भी उतने एडवांस नहीं है, लेकिन सोचो बैक देन 1947 में तो बिल्कुल ही एडवांस हमारे पास इरिगेशन के सोर्स नहीं थे। इरिगेशन के सोर्स थे ही नहीं, तो बारिश हो गई तो फसल अच्छी हो गई, नहीं हुई तो भी नुकसान, और ज़्यादा हो गई तो भी नुकसान। तो जगह जगह पे गरीबी थी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था, क्योंकि गरीबी है, पैसा नहीं है, तो आपका जो रहन सहन का तरीका कि आप अपनी लाइफ में बेसिक नीड्स अचीव कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में बेसिक चीज़ अचीव कर पा रहे हो, वो चीज़ बहुत कम थी। गरीबी, इलिटरेसी थी, बीमारियां भी हो जाती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी लोगों की। सो दिस इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज ऑल्सो लो। क्लियर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो लो था। इसके अलावा व्हाट वाज द थिंग, इसके अलावा हमारा जो ये फीचर्स बता रही हूँ मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अलावा जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये बैलेंस कब होता है, जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इक्वल होगा, और इम्बैलेंस कब होता है, जब या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो या इम्पोर्ट ज़्यादा हो। दोनों चीज़ें जब इक्वल नहीं है तो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड था। वहाँ पे आप सिर्फ, मैं अभी बता चुकी हूँ, वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और जो फिनिश्ड गुड होते हैं, रेडी गुड्स होते हैं, वो इम्पोर्ट करते थे। तो रॉ मटेरियल आपको पता है कि सस्ता ही बाहर जाएगा, और बाहर से फिनिश्ड गुड लाओगे तो वो महंगा रेट पे वो यहाँ बेच रहे थे। इसके अलावा डबल टैक्स, वो आगे पढ़ेंगे, टैरिफ पॉलिसी भी वो गलत अपना रहे थे। वो एक्सपोर्ट पे, मतलब वो खुद टैक्स नहीं दे रहे थे, आपसे टैक्स ले रहे थे। तो ये चीज़ भी इंडिया के लिए नुकसान वाली थी। तो यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रेड जो था वो भी बैलेंस आउट नहीं था। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। मैंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट हैंडीक्राफ्ट डिके हो गया था ड्यू टू द ब्रिटिशर, राइट। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इसको कम्प्लीटली ब्रिटिशर डोमिनेट कर रहे थे, तो वो अपने फेवर, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग इसे कंट्रोल करते थे। तो इंडिया की खुद की फर्म्स, इंडिया की खुद की इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा डेवलप जो थी वो नहीं थी, राइट। ये चीज़ तो हमें बेसिक फीचर्स समझ में आए। उसके अलावा इफ़ यू लुक एट द एनसीईआरटी, अगर आप इसकी एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में जो है ना, वो पहली लाइन यहाँ पे लिखी है, इंडिया इज़ द एम्पायर, India is the pivot of our empire. If the empire loses any part of its dominion, we can survive. अगर हमने अपना कोई हिस्सा खो दिया ब्रिटेन का तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इंडिया खो দিया ना तो हमें काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो हमारी काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये बात बोली थी विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस ने, जो 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय हुआ करते थे। वाइसराय ऑफ, पता है ना, ब्रिटिशर यहाँ पे अपने कुछ लोग अपॉइंट करते थे टू कंट्रोल। जैसे पहले उनको गवर्नर जनरल बोला जाता था बंगाल का, फिर पहले गवर्नर जनरल बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद से हम उनको क्या बोलने लगे थे, वाइसराय बोलने लगे थे, राइट।
वाइसराय बोलने लगे थे। तो ये हालांकि पोजीशन पोस्ट में चेंज था, बट ये हिस्ट्री क्लास नहीं है तो विल नॉट गो इनटू दैट, बट ये वाइसराय थे। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग जो इस चैप्टर की गई है वो इसी लाइन से की गई है। तो प्लीज़ कीप दिस लाइन इन माइंड। पूछ ले कि ये बात किसने बोली कि अगर हम अपना कोई डोमिनियन लूज़ कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमने इंडिया को लूज़ कर दिया तो हमें दोबारा से इस चीज़ें को सेट करना पड़ेगा। तो ये बोली थी विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने 1894 में। ये कौन थे? वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। ये हमें क्लियर हो गया, राइट। अब इस समय मैंने आपको बताया कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, क्यों था ये भी मैंने आपको बताया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वी विल लुक इनटू दैट। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दैट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सो दैट इंडिया अपनी ग्रोथ और एनालिसिस पे बात कर पाए कोई स्टेप नहीं लिया, राइट। जिससे कि पता चल सके कि इंडिया लॉस में जा रहा है आपकी पॉलिसी की वजह से, इंडिया को फेवर नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया ने कभी भी इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन येस, देयर आर सर्टेन नोटेबल एस्टिमेटर्स, कुछ एस्टिमेटर्स थे इंडिया में जो इस चीज़ पे काम कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो दादा भाई नौरोजी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम। उसके बाद विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, VKRV राव, RC देसाई। एंड ये RC देसाई का जो एस्टिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइक जो आपका ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो कैलकुलेशन और एस्टिमेशन दैट वाज डन बाय द RC देसाई वाज कंसीडर्ड एज वेरी प्रोमिनेंट, राइट। अभी हम दादा भाई नौरोजी की एक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज़ ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। उसके बाद मैं आऊँगी और भी टॉपिक पे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए आपको पता है ये हम रिकॉर्डिंग फॉर्म में क्यों कवर कर रहे हैं, राइट। ये चीज़ हम रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं। क्लास में हम लोग नेशनल इनकम उसके न्यूमेरिकल तब तक सॉल्व कर लेंगे सो दैट आप लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो न्यूमेरिकल एक लाइव फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि टाइमली आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ थ्योरी जो थी दैट वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखनी है ये बात। फैक्ट आ गए पहले तो, कुछ फैक्ट याद कर लो। चलो एक सेकेंड रुक के फैक्ट याद करते हैं, राइट। ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ थ्योरी किसने दी, या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। इनकी बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखी इन्होंने? 1867 में। अगर पूछ ले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी, राइट। तो अब इनके अकॉर्डिंग ड्रेन, देखिए क्या होता है ड्रेन, मतलब होता है नाला। वेल्थ हो गई, इंडिया की सारी वेल्थ जो है वो ड्रेन में जा रही है। ये ये दादा भाई नौरोजी यहाँ पे अपनी इस किताब में बोल रहे थे, राइट। तो क्या इन्होंने बोला? इन्होंने यही बोल रहा कि जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, पहली बात तो देखो इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कि आप फॉरेन ट्रेड के थ्रू एक्सप्लॉइट कर रहे हो इंडिया को। इंडिया रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करता है चीप प्राइस पे, और फिर जो फिनिश्ड गुड आते हैं वो आप क्या करते हो, वो आप कॉस्टली यहाँ पे सेल करते हो, एक्सपेंसिव होते हैं वो। तो वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। इसके अलावा जो आपने अपनी कंट्री की जो एक तरीके से देखा जाए क्या थी, वर्ल्ड वॉर थी, उसमें इंडिया के लोगों को आप लेके गए, इंडिया से आपने प्रोडक्शन करवाया, तो आपकी लड़ाई की कॉस्ट इंडिया को भी झेलनी पड़ी, जबकि वो हमारी लड़ाई नहीं थी। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट वॉर, बट आपने यहाँ से हमारे लोग लिए, आपने यहाँ पे हमसे प्रोडक्शन करवाया, आपने बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन रोक के बोला कि आप वॉर के इक्विपमेंट बनाइए, तो उस वजह से हमारा लॉस हुआ, तो वो भी हमारी वेल्थ वेस्ट गई आपकी वजह से, राइट। तो ये चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक थी। तो यहाँ पे ये सब रीज़न इन्होंने अपनी बुक में प्रेजेंट किए हैं कि ब्रिटिशर किस तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, राइट। इन्होंने यहाँ पे बात की, इनकी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से, इनकी इस थ्योरी से लोगों में काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग भी डेवलप हुई, क्योंकि जब आप फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, जब आप लोगों को समझा रहे हो चीज़ें कि थिंग्स आर लाइक दिस एंड दैट, तो लोगों को भी अवेकनिंग आ रही है। इन्होंने क्लियर कट बताया कि अगर देखा जाए तो 1835 और 36 के टाइम पे जो ड्रेन था, मतलब जो हमारी पूरी वेल्थ बाहर गई, वो अराउंड 8 करोड़ की थी,
और 1860 में वो 20 से 25 करोड़ तक का हमारा एक तरीके से लॉस हुआ है, एक तरीके से हमारा जो वेल्थ है वो बाहर गई है। इसके अलावा आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ के रिगार्डिंग हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ड्रेन से हो क्या रहा था? ड्रेन से हो क्या रहा था? ड्रेन की वजह से ही तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेशन में आ गई थी। ड्रेन की वजह से ही तो हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्री, चलो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और इंडस्ट्री नहीं थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी और इंडस्ट्री नहीं थी। ड्रेन्स ऑफ इंडियाज़ वेल्थ की वजह से ही तो हमारा बीओपी नेगेटिव में जा रहा था। बीओपी आपको पता है क्या होता है, राइट? बीओपी हमें पता है क्या होता है। तो ये चीज़ यहाँ प्रॉब्लम थी। फिर इसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ा। ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ थ्योरी का एक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी था कि लोगों में नेशनलिज्म बढ़ा, क्योंकि इस थ्योरी ने ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो था, जो कहीं बात छुप गई थी, उसको भी सामने ला के रखा और ये थ्योरी भी एक बेस पॉइंट बन गई फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का, राइट? तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का एक क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन देती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलोनियलिज्म। ये ब्रिटिश रूल का एक इकोनॉमिक क्रिटिक है, इकोनॉमिक लेवल पे कैसे वो आपको एक्सप्लॉयट कर रहे थे, और इकोनॉमिक फाउंडेशन रखती है इंडियन नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म के बहुत सारे कारण है ना, तो उसमें एक इकोनॉमिक रीज़न भी है कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ब्रिटिशर हमें। सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। इसके बाद यही एक चीज़ और समझते हैं हम। मैं आपको, देखिए ईजी चीज़ है, एग्रीकल्चर क्यों नहीं डेवलप कर रहा था, फॉरेन ट्रेड क्या था, वो तो सब ईजी है, बट मैं पहले मेजर डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वो आपको बताती हूँ। उसके बाद तो चैप्टर फिर 10-15 मिनट पे सारे ही पॉइंट्स हम चैप्टर के ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद तो इतना ज़्यादा चैप्टर डिटेल है ही नहीं। फिर हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर। टैक्स ब्रिटिशर लगा रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब इक्वल, आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये जो टैरिफ पॉलिसी थी, जो टैक्स पॉलिसी ब्रिटिशर लेके आए थे, वो ब्रिटिशर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चल रही थी, और इंडिया की इंडस्ट्री को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, राइट? इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिला। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप इंडस्ट्रीज़ छोड़ के आप एग्रीकल्चर पे आ रहे हो, या यू आर शटिंग डाउन योर इंडस्ट्री, राइट? तो ये क्या था कि देखो इसमें क्या चीज़ें थी, ध्यान से देखेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स क्या थे। फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश गुड, मतलब जो ब्रिटिश गुड है आप उस पर तो कोई टैक्स लगा ही नहीं रहे हो। फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश गुड, एक तो ये पॉइंट है। ब्रिटिश जो थे वो मैन्युफैक्चर करते थे अपने मशीन मेड गुड को इंडिया में, जिस पे वो कोई ड्यूटी ही नहीं दे रहे हैं, राइट? वो कोई फॉर एग्जांपल आज के डेट में भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो यू नीड टू पे द ड्यूटी ना, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। जैसे अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, अब वो प्रोडक्ट टैरिफ से आपका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें टैरिफ पॉलिसी वर्क करती है। तो आप अपने प्रोडक्ट पे तो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी दे ही नहीं रहे हो, तो आपका पैसा तो हमारे यहाँ आ ही नहीं रहा है, और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, हाई ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट। इंडिया के जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट जो थे ना, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, अराउंड 70 to 80% टैक्स आप चार्ज कर लेते थे। तो वो कितना नुकसानदायक हो जाएगा, इतना टैक्स चार्ज करोगे तो नो वन विल परचेज दैट। सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। और उसके अलावा आप सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो और फिनिश्ड गुड यहाँ पे भेज रहे हो, आप इंडिया की इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट कर रहे हो। इंडिया जो एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट में अच्छा है, वो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज़ द थिंग। और इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से ही हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था उसको नुकसान हुआ, हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए, लोग एग्रीकल्चर की तरफ दोबारा शिफ्ट हुए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्ट टू एग्रीकल्चर हुआ। जो अनएम्प्लॉयड आर्टिशियन वगैरह थे, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में काम करते थे, उनको दोबारा फार्मिंग की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि अब और कोई काम ही नहीं है। इसी की वजह से इंडिया की वेल्थ ड्रेन में गई। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट भी इसी रीज़न की वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। इंडिया की इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी होने का रीज़न भी ये था। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इज सिंपल, इंपोर्ट पे आप टैक्स नहीं दे रहे हो या बहुत ही कम दे रहे हो, और एक्सपोर्ट पे आप बहुत हाई ड्यूटी लगा रहे हो, राइट? जिससे इंडिया को नुकसान हो रहा है। और यही बात तो दादा भाई नौरोजी भी एक्सप्लेन कर रहे थे इस चीज़ को, उन्होंने छुपी हुई चीज़ को सामने ला के लोगों के बीच में रख दिया था, राइट? सो आई होप यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आई हैं।
अभी बाकी आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूँगी इसको, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस ख़राब क्यों थी, हैंडीक्राफ्ट डीके क्यों हो रहा था, फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, ऑक्यूपेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कितने कितने लोग इंगेज थे, राइट, आपके यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। मेजर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया की इकोनॉमी थी कैसी, इकोनॉमी के क्या फीचर्स है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट में आगे का हम इसको कवर करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।